आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बोर्ड की कॉपी। जी हां, कैसे लिखेंगे, कैसे आपका पेपर आएगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूं यहाँ पे। साथ ही साथ आपको भरने का मैं आपको यहाँ पे तरीका भी बताने वाला हूं। बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है। सबसे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो यार चैनल को क्या करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सर बोर्ड की कॉपी कुछ इस प्रकार से होने वाली है। कैसे लिखना है मैं सब कुछ बताऊंगा, और ये आपका रहने वाला है सर बोर्ड का पेपर। क्या है 2025 347 जी के, इस प्रकार सेम टू सेम आपका बोर्ड का पेपर आता है। देख सकते हैं सब कुछ एकदम सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है ना। और मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, तो इसलिए चैनल से जुड़ना है। और एक चीज और, आपसे बच्चों के लिए महाभारत बैच मैंने लॉन्च किया है एप्लीकेशन के अंदर, ऐप के अंदर। इसमें सभी विषय, वो चाहे आपके हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी के मैं वो सेट पेपर बना बना के दिया हूँ जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। वो भी हिंदी और बायोलॉजी जैसे पेपरों का सर लाइव सोल्यूशन मैंने करवाया है, और सिलेक्टेड पेपर मैंने दिया है सर। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। सो प्लीज यार आप लोग ज्वाइन करिए महाभारत बैच, आपका अपना बैच, और वो सिलेक्टेड पेपर पढ़िए जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में आए। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच मात्र 101 रुपए में। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके महाभारत बैच जरूर ज्वाइन करें। मात्र 101 रुपए में वो सिलेक्टेड पेपर दिए सर जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। वहीं पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मैंने हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे रखे हैं, ठीक। और बोर्ड की कॉपी कैसे भरना है, कैसे लिखना है, वो भी मैंने आपको डेमो ग्रुप में दे रखा है। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच। तो चलिए सर जी, कुछ इस प्रकार से आपके सर जी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है आपका सर बोर्ड का पेपर और बोर्ड की कॉपी। सबसे पहले हम सर बात करेंगे कि आपको लेके क्या जाना है साथ में। तो एक स्केल ले लीजिएगा, इस प्रकार से दो आपके पास होने चाहिए सर जी, क्या स्केच और एक स्केल, दो ठो ले लीजिएगा। और दो दो पीस आपका पेन रहना चाहिए। मान लीजिए काटो खराब हो गया तो आप अपने किसी दोस्त से मांगो, तो अगर आपको हेल्प नहीं किया तो भाई खुद से तो कम से कम कर लो, ठीक। तो ये हो गया। सबसे पहले आपके सामने रहेगा सर बोर्ड का कॉपी भरने के लिए। तो कॉपी कैसे भरना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर को भरना है, किसमें सर जी, अंकों में। मान लीजिए आपका रोल नंबर 10 अंकों का है, कुछ भी है, कुछ भी है, 32609317। इस प्रकार से आपका क्या है सर जी, आपका रोल नंबर है। क्या है सर जी, आपका रोल नंबर है, ठीक। मान लीजिए 6 अंकों का आपका या 10 अंकों का रोल नंबर है, तो सबसे पहले उसको अंकों में भरेंगे, फिर इसी को आपको क्या भर देना, शब्दों में। जैसे 3 है तो कितना भर देंगे आप लोग, 3 भर देंगे। 2 है तो कितना, 2। फिर 6 है तो कितना आपको यहाँ पे 6 भर देना है। फिर 0 है तो कितना सर जी, 0 भर देना है। फिर 9 है तो कितना सर यहाँ पे 9 भर देना है। फिर उसके बाद 3 है तो कितना सर आपको 3 भर देना है। उसके बाद 1 है तो कितना 1 भर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 7 है तो कितना आप यहाँ पे 7 भरेंगे। फिर 0 है तो कितना सर यहाँ पे 0 भर देंगे। उसके बाद विषय, विषय आपका यहाँ पे दिया रहेगा क्या, रसायन विज्ञान ना, तो आप डाल देंगे रसायन विज्ञान। क्या डाल देंगे, रसायन विज्ञान डाल देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र, और प्रश्न पत्र में हमेशा और हमेशा यहाँ पे केवल भरना रहेगा। क्या भरना रहेगा सर, केवल भरना होगा। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ पे 347 आपका जीके, इस प्रकार से भर देंगे 347, ठीक है ना। और जीके यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद परीक्षा का दिन, जो भी आपका परीक्षा का दिन रहेगा, परीक्षा की तिथि और पाली रहने वाली, ये यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप लोग। और यहाँ पे आप केंद्र का नाम डाल देंगे। मान लीजिए परीक्षा का दिन हमारा है सर जी, आपका जो दिन है वो आपका क्या है, मंगलवार है, तो यहाँ पे डाल देंगे सर जी मंगलवार। मंगलवार यहाँ पे डाल देंगे। परीक्षा की तिथि आपका 8 मार्च को है ना, 8 मार्च को है, तो आप डालेंगे 8/3/2025, ठीक। पाली आपको द्वितीय रहता है इंटरमीडिएट का, तो द्वितीय डालेंगे। फिर केंद्र का नाम अपना यहाँ पे भर देंगे, जो भी रहेगा यहाँ पे आप केंद्र का नाम भर देंगे। मान लीजिए आपका सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज, सदन इंटर कॉलेज, जो भी आपका रहेगा सर, यहाँ पे आप डाल देंगे इस प्रकार से, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। अब हम आपको पूरा सॉल्व करेंगे और लिखने का भी तरीका आप बताएंगे। देखिएगा, जो आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर रहेगा, सबसे पहले आपका जो आने वाला है सर जी, वो आने वाला है सर ऑब्जेक्टिव। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप देखेंगे तो कुल मिला के आपके 7 प्रश्न रहेंगे सर। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 7। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपने उसे उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न यहाँ पे,
निम्नलिखित में से किस 0.1 जली मोल 0.1 मोल जली विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? सोडियम क्लोराइड, यूरिया, पोटेशियम सल्फेट, ग्लूकोज। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो कुल मिला के आपके 6 बहुविकल्पी पेपर में रहने वाले हैं। सर कितने बहुविकल्पी रहेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो सर कुल आपके 6 बहुविकल्पी रहेंगे। देखिए क ख ग घ, कुल मिला के आपके 6 बहुविकल्पी रहेंगे। जितने भी बहुविकल्पी हैं आपको क्या करना है, हम तो यही कहेंगे कि ये 4-5-6 बहुविकल्पी होने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, पूरा प्रश्न और उत्तर दोनों छापिएगा। इससे क्या रहेगा, आपका कॉपी भरेगा और एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालिएगा, इसे स्केल से डाल दीजिएगा। उसके बाद स्केल से आप लोग एक तरफ लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ नहीं खींचना है, केवल एक तरफ इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद 5-6 तो दिया है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इंप्रेशन जमाने के लिए। सेम टू सेम छापिएगा जैसे है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस 0.1 मोल जिले विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, तो यहाँ पूरा छापेंगे। उसके बाद आंसर क्या लिख देंगे यहाँ पे, पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, उत्तर पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घ है, घ मतलब पहले का ख है क्या, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या। फिर आप चारों ऑप्शन लिख देंगे। चारों ऑप्शन लिखने के बाद इसका जो उत्तर रहेगा वो यहाँ पे भर देंगे। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है सर जी, बढ़ता है। ठीक, फिर उसके बाद अगला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है उसको लिखेंगे। क्या सर जी आपका अगला वाला ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से मोनोसैकेराइड है। देखिए यहाँ पे क्या है सर, मोनोसैकेराइड क्या है, तो पहले का ग डालेंगे। उसके बाद मोनोसैकेराइड कौन सा है, लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज, फ्रैक्टोज। तो जो सर मोनोसैकेराइड होता है वो फ्रैक्टोज मोनोसैकेराइड होता है, तो यहाँ पे आंसर करेंगे, आप लिखेंगे फ्रैक्टोज। उसके बाद पहले का घ क्या है, यहाँ पे जब एसिटिक अम्ल को P20S के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो इसको लिखेंगे, सॉरी P20S नहीं, P2O5, P2O5 यहाँ पे है। ठीक, P2O5 है, के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो कौन सा यौगिक बनेगा, चारों ऑप्शन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर CH3CO का होल ट्वाइस डॉट ओ एस्टर बनता है। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पे एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। पहले का अंगा है ना, तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का अंगा। उसके बाद क्या डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, वुटरज ब्रोमाइड अभिक्रिया, वुटरज अभिक्रिया या फिर कैरिजारो अभिक्रिया। तो जो राइट आंसर रहेगा, जैसे बी वाला है यहाँ पे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो यहाँ पे लिख देंगे आपका आंसर बी, एमाइड का एमीन में परिवर्तन हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को। अच्छा ऐसे लिखेंगे ना तो इंप्रेशन बनेगा। अगर आप बच्चे कहते हैं अरे गुरुदेव हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है नहीं, डायरेक्ट उत्तर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं यार, आप बढ़िया एकदम प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, उसके बाद डायरेक्ट उत्तर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। आपको जो अच्छा पड़ रहा है आप लोग वही करिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा शुरू होता है। जब प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा शुरू होगा तो डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क, दूसरे का ख, दूसरे का ग। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कैसा दे, जैसे मैंने किया है आप सेम टू सेम लिख कर आइएगा, ठीक है ना, ऐसे सेम टू सेम लिखिएगा। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दूसरे का क्या बोल रहा है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं लिखिए। चलिए राउल्ट का नियम होता क्या है, हमें परिभाषा देना है और उसकी क्या कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। तो लिखना है राउल्ट के नियम को निम्नलिखित राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का आप प्रश्न लिखना चाहते हो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट उत्तर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी भरने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर डायरेक्ट आप उत्तर लिखिए। तो राउल्ट का नियम होता क्या है, इसके नियम या इसके अनुसार या इस नियम के अनुसार किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि विलायक का वाष्प दाब P1 व इसका मूल अंश X हो तथा इसकी शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब P1 नॉट हो तो राउल्ट के नियमानुसार P1 अनुक्रमानुपाती X1 और P1 जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हटेगा तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, X1 इंटू P1 नॉट हो जाएगा। ठीक, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हो जाएगी, राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है और सांद्र विलयन पर यह विरचन प्रदर्शित करता है। अगला, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों पर ही लागू होता है, वैद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है दूसरे का ख
दूसरे क्या बोल रहा है कि सर कोलराउस के नियम को समझाइए और इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। सर कोलराउस का नियम क्या होता है, इस नियम को समझाना है और इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो चलिए लिखते हैं कि कोलराउस का नियम होता क्या है और इसके 2 अनुप्रयोग। कोलराउस का नियम क्या होता है? कोलराउस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अंतता पर मोलर चालकता लेमडा एम अनंत, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत अंतता पर मोलर चालकता हो, यानी कि लेमडा प्लस अनंत लेमडा माइनस अनंत का कुल क्या होता है? योग होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एम अनंत बराबर डेल्टा प्लस अनंत प्लस डेल्टा माइनस अनंत, ये लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि डेल्टा एम अनंत बराबर वी प्लस डेल्टा प्लस अनंत प्लस वी माइनस डेल्टा माइनस अनंत। ठीक, यही क्या है? कोलराउस का नियम। अब कोलराउस के नियम के 2 अनुप्रयोग क्या क्या है उसको देख लेंगे, लेकिन उससे पहले जो वी प्लस और वी माइनस हो, ये क्या है? यह विद्युत अपघट्ट के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायनों एवं ऋणायन क्या है? संख्याएं। कोलराउस के नियम के 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है किसी भी वैद्युत अपघट्ट के आयनों में लेमडा नॉट मानों से लेमडा एम अनंत का परिकलन कर सकते हैं। यदि हमें दी गई सांद्रता सी पर लेमडा एम एवं लेमडा एम नॉट के मान ज्ञात हो तो किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए इसकी वियोजन स्थिरांक भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिएगा, वास्तविक विलयन और कुलाइडी विलयन में विभेद लिखिए। सर वास्तविक विलयन क्या होता है और कुलाइडी विलयन क्या होता है, इसमें आपको अंतर लिखना है। ये कहीं ना कहीं विलयन का एक टॉपिक लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर वास्तविक विलयन और कुलाइडी विलयन। तो वास्तविक विलयन क्या होता है? वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर में से भी कम होता है वास्तविक विलयन कहलाते हैं, और इन को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। वास्तविक विलयन विलय और विलायक का एक समांगी मिश्रण होता है। कुलाइडी विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, कुलाइडी विलयन कहलाते हैं। इन कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है और कुलाइडी विलयन वास्तव में विलय और विलायक का एक समांगी मिश्रण होता है, जिनमें उसका परिचित अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से अलग अलग देखा जा सकता है। ठीक, जैसे दूध में जल एवं वसा को अलग अलग देखा जा सकता है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क है। यहाँ पे जो 3 का क है वो क्या है? ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट आपको लिखने का तरीका देख सकते हैं। बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क लिखिएगा। मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका क्या है सर, ये आपका है आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, इसको यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 3 का ख, निम्नलिखित उपसंहरण यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखिए। तो बढ़िया डालेंगे ऊपर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख। क्या सबसे पहला आईपीएसी नाम लिखना है, इसका आईपीएसी नाम लिखना है, और दूसरा इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड, और इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा पेंटाएमीन कार्बोनेटे कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है, देख सकते हैं प्रश्न क्या है यहाँ पे, न्यूक्लिक अम्ल से क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। आपका जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है, तो सर न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है उसको देख लेते हैं और एक उदाहरण दे देना है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है जो एक क्षारक, एक पेंटोज शर्करा तथा एक फ्रैक्टोज अर्धान से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक अम्ल जनक से संतत में गुणों के स्थानांतरण के लिए अर्थात अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, पहला डीएनए, दूसरा क्या? आपके आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक डीएनए दूसरा क्या? आरएनए। अगला यहाँ पे प्रश्न है तीसरे का घ। तीसरे का घ क्या बोल रहा है? पी ब्लॉक तत्व क्या है, उन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं? सर पी ब्लॉक तत्व क्या है और पी ब्लॉक तत्व उन्हें क्यों कहते हैं? तो पी ब्लॉक तत्व क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में स्थित ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NH2 और Np1-6 होता है। ठीक, अब इनको क्यों कहा जाता है वो देख लेते हैं यहाँ पे। चूंकि इन ब्लॉक में स्थित सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल आप कर लेना यार। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करना है। निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए। आपको नष्ट समीकरण लिखना है और ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल आप खुद से कर लेना। बढ़िया, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क डाले के यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मैं आप दे दे रहा हूँ, आप इसको खुद से कर लेना। कहेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको हम समझाते भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे ध्यान देना। ये बोल रहा है यहाँ पे
ख वाला हर चीज देख लीजिए कैसे आपको लिखना है क्लास 12 केमिस्ट्री कॉपी बोर्ड एग्जाम में। प्रयोगशाला में एथिल अमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए, एथिल अमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो चलिए सर यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ख डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न रहेगा, उसके बाद यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। क्या यहाँ पे हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। जब एमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और इस अपक्रिया में एमाइड समूह में सिंगल बॉन्ड CHO समूह उत्पाद में कम हो जाता है, इसलिए इसे हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। और हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया निम्नलिखित मतलब कि हाफमैन ब्रोमाइड निम्नी अपक्रिया भी कहते हैं इसे ही। और जो कि यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पूरा यहाँ पे क्या मैंने रिएक्शन दे दिया। इस प्रकार से लिखेंगे सर ना एग्जामिनर एकदम तगड़ा वाला नंबर देगा, टेंशन ना लेना। उसके बाद अगला यहाँ पे ग्लूकोज की संरचना सूत्र लिखे, टॉलिन अभिक्रम के साथ ग्लूकोज कैसे अपक्रिया करता है रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है भैया, ग्लूकोज की संरचना का सूत्र है यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद जब टॉलिन के साथ यह क्रिया करता है तब क्या होता है, तो यहाँ पे ग्लूकोज की टॉलिन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक से अपक्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल तथा सिल्वर दर्पण बनाता है, जो कि रिएक्शन दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका 5 का क क्या है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समझाइए। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है तो इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस जल के लिए केजी की गणना कीजिए और इसका जो आपको मान निकालना है केजी का केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स में आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब इस प्रकार के न्यूमेरिकल दिखाई देना और साथ ही साथ एक परिभाषा दिखाई दे तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करिएगा। मान लीजिए परिभाषा सही है, न्यूमेरिकल गलत होता है तो इसका आधा नंबर मिलेगा, इसका पूरा नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा दे दीजिएगा। क्या परिभाषा दे देंगे, वो दे देंगे जब किसी विलायक में उपस्थित अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है और विलयन के क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यदि T0B शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और TB विलयन का क्वथनांक है तो डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0B को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। प्रश्नानुसार एक विलयन में 100 ग्राम जल में 12 ग्राम ग्लूकोज घोला जाता है, तब विलयन का जो क्वथनांक TB बराबर 110.34 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन आ जाएगा। जल के लिए जो केबी का मान निकालना है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 इन्होंने दिया है, सबसे पहले डेल्टा T निकाल लेंगे, फॉर्मूला रखेंगे और पूरा यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, केबी का मान यहाँ पे निकल आएगा। ठीक, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5 है यहाँ पे, वो क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का यहाँ पे ख बोल रहा है। देखिएगा बोल क्या रहा है यहाँ पे, श्याम स्थिरांक और वेग स्थिरांक में अंतर समझाइए और प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इन सब प्रश्नों में न्यूमेरिकल अगर देगा तो आपको सबसे पहले आगे परिभाषा देगा, उसके बाद क्या देगा, न्यूमेरिकल देगा। तो इसको लिखने का सबसे तरीका अच्छा यही है कि सबसे पहले इसकी परिभाषा दे दीजिए, साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक में अंतर डालिए और प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख डालिए बढ़िया, और दोनों में अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तरफ इसको लिखेंगे एक तरफ इसको लिखेंगे। अब पूरा जो भी आपको लिखना है कि भैया ये जो केसी बराबर KF उपान KB अतः अग्र एवं पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। और वेग स्थिरांक क्या होता है, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण एकांक होने पर अभिक्रिया की वेग ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। फिर साम्य स्थिरांक में लिखेंगे इसका मान ताप बढ़ाने पर उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए बढ़ता है जबकि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए घटता है। इसमें लिखने के इसका मान ताप बढ़ाने पर सामान्यतः बढ़ता है, यह उत्प्रेरक द्वारा प्रभावित नहीं होता। साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक इसका मान उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाता है। फिर साम्य स्थिरांक में लिखेंगे इसका मान केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया जा सकता है और वेग स्थिरांक में लिख देंगे इसका मान किसी भी अभिक्रिया के लिए ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा पूरा लिखना है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पे वो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और रख देंगे, ठीक है ना, काम खत्म हुआ, आ जाएगा तुरंत यहाँ पे आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न जो है ये बोल रहा है कि संक्रमण धातु के अभिलक्षण क्या है और ये संक्रमण धातु क्यों कहते हैं। तो 5 का ख ग डालिएगा यहाँ पे, फिर लिखेंगे संक्रमण धातु के अभिलक्षण क्या है और ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं। तो लिखेंगे आंशिक रूप से भरित डी कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलाक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना तथा अनेक प्रकार के लिगेंडों के साथ संकुल निर्माण आदि। अब संक्रमण तत्व के अभिलाक्षण गुण क्या क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था, रंगीन लवणों का बनना,
संकुल निर्माण और उत्प्रेरकीय गुण। सबसे पहले आपको यहाँ लिखेंगे संगमरमर तत्व क्या होता है, तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु तथा आयन में डी कक्षक अपूर्ण होती हैं और उनके गुण एस और पी ब्लॉक में स्थित तत्वों के मध्य होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगला यहाँ पे आपका 5 का घ है। 5 का घ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित के उदाहरण से समझाइए उपसंयोजन संख्या और उपसंयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण। तो आपको उदाहरण से समझाना है, कुछ नहीं करना है यार, 5 का घ डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे बढ़िया लिख देना है भैया कि उपसंयोजन संख्या क्या होती है, कि एक संकुल में धातु आयन की उपसंयोजन संख्या यानी साइनाइड उससे आवंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणु की संख्या बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े होते हैं। फिर यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि संकुल आयन तथा संकुल ये जो भी है अपना में पीटी और निकिल की उपसंयोजन संख्या क्रमशः 6 और 4 होती है। इस प्रकार संकुल आयनों ये हो गया, और ये वाला में एफआई और कोबाल्ट दोनों की समय संख्या 6 है, क्योंकि ये और ये जो है हमारे एथेन 1 और 2 डाई एमीन द्विदंती लिगेंड से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उपसंयोजन यौगिकों के चुंबकीय जो गुण है उसको लिख सकते हैं कि उपसंयोजन यौगिकों के चुंबकीय आघूर्ण का मापन चुंबकीय प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है और इनके परिणामी का उपयोग संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या एवं संरचनाओं की जानकारी के लिए किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद छठा का क है, यहाँ पे क्या है कि देखिएगा, अब क में देखेंगे तो 2 ठो हैं। एक ये है प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधि, उसके प्रमुख गुण लिखिए, अथवा में ये लिखिए, मतलब दोनों में से कोई एक लिखना, चाहे ये लिखिए या फिर ये लिखिए। अथवा में क्या कर सकते हैं कि H2O जब सामान्य ताप पर द्रव होता है, H2S गैस ऐसा क्यों, कारण समझाना है। फ्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों नहीं करता। फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है। और समूह 15 के तत्वों के सभी हाइड्रॉक्सो में BiS3 सबसे प्रबल अपचायक होता है। उत्कृष्ट गैसों की क्वथनांक कम क्यों होती है। तो इसमें क्या बताना है आपको, कारण बताना है। क्या बताना है सर जी, कारण बताना है। तो एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहला यहाँ पे लिख सकते हैं, उत्तर में क्या लिख सकते हैं कि H2O के अणुओं मध्य हाइड्रोजन बंध आबंधित होने के कारण इनके अणुओं के मध्य अधिक आकर्षण बल होता है, जिनके कारण यह सामान्य ताप पर द्रव होते हैं, जबकि H2S गैस होते हैं। फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता दीर्घाकार आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों से अधिक होता है, जिसके कारण इसकी ऑक्सीकार क्षमता बहुत अधिक होती है, अतः इसलिए यह धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। उसके बाद फास्फोरस का वाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तथा नाइट्रोजन का वाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p3 है। क्योंकि फास्फोरस का अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक में प्रवेश करता है, जिनके कारण यह अपने कक्षक का विस्तार कर सकता है, इसलिए फास्फोरस नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक यौगिक बनाने में सक्षम है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस की अपेक्षा क्या है, अधिक निष्क्रिय होता है। उसके बाद अगला लिख सकते हैं, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हाइड्राइडो का अस्थायित्व घटता है, अतः इसका कारण है कि समूह 15 के तत्वों के सभी हाइड्राइडो में BiS3 सबसे प्रबल अपचायक है, जो स्वयं को ऑक्सीकृत करके एक अस्थायी अणु बनाता है। फिर यहाँ 5वां लिखेंगे, सभी उत्कृष्ट गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम अर्थात नगण्य होता है, इसी कारण उसका गलनांक और क्वथनांक कम सभी तत्वों से कम होता है। ठीक, उसके बाद आपका छठा का ख देखिए क्या है। छठा ख बोल रहा है 2 है, ईथर का एल्किल हाइलाइड से विरचन की विधि रासायनिक समीकरण सहित समलिखिए, और फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया का नाइट्रीकरण अवक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, अथवा कैसे प्राप्त करेंगे। एथिल एल्कोहल से ईथर, फिनॉल से बेंजीन, एथेनॉल से एथीन, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, जब 2 है तो उसमें से केवल एक ही करना है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, आपको नंबर मिलने वाला है सेम। तो एक ही यहाँ पे कर रहे हैं, अथवा वाला जो था उसको यहाँ पे आप रिएक्शन पूरा दे सकते हैं। ये लीजिए, ठीक, ये वाला आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका 7वां वाला है। 7वां वाला क्या है, यहाँ पे 7वां का पहला बोल रहा है, 7वां में देखिए क है और इसमें कथवा में है, चाहे ये करिए या फिर ये करिए। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अवक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अवक्रिया रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। अथवा में क्या होता है, जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या होता है, जब रासायनिक समीकरण वाला मैंने हल किया है, तो यहाँ पे एक एक आप करके दे सकते हैं कि सोडियम एथॉक्साइड के साथ अवक्रिया करके डाई एथिल ईथर बनता है, ये रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ अवक्रिया करके आर्थो पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ये अवक्रिया आप लिख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर फिनॉल बनता है, ये आप पे रिएक्शन देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अवक्रिया करके आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन
हाँ, सल्फोनिक एसिड बनाते ये रिएक्शन दे सकते हैं। फिर एथिल क्लोराइड का जली KOH के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है, ये यहाँ पे रिएक्शन दे सकते हैं। उसके बाद 7वां का जो आपका ख आएगा प्रश्न, 7वां का ख प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 7वां ख प्रश्न बोल रहा है कि एल्डिहाइड बनाने के 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा टॉलिन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलेन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हैं कि निम्नलिखित का वर्णन कीजिए कैनिजारे अभिक्रिया और क्लास एल्डोन संघनन। यहाँ पे अथवा वाला सॉल्व किया गया है कि सर कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है और क्रॉस एल्डोन संघनन क्या होता है। तो सबसे पहले कैनिजारो अभिक्रिया, वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता सांद्र NaOH तथा KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल देते हैं, यही अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ये रिएक्शन आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, जब 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन को क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। प्रत्येक में अल्फा H में हो तो ये भिन्न भिन्न एल्डोल उत्पादों का निर्माण कर देता है। उदाहरण के लिए एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में निम्नलिखित 4 एल्डोल उत्पाद बनाते हैं, जो जिसका यहाँ पे रासायनिक आप इक्वेशन यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप अपने क्लास 12 केमिस्ट्री की कॉपी को लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। मैंने हर एक चीज बहुत ही विस्तार से समझाया है। और अभी तक आप वो पेपर नहीं लिए हैं जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाले हैं, तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मात्र 101 रुपए में सभी विषय के मैं पेपर दे रहा हूँ बोर्ड में आने वाले। सर सिलेक्टेड चैलेंज करते सर इससे बाहर आने वाला नहीं है आपका। ठीक, ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।